देखिए आवाज़ तो थोड़ी कम ही आएगी, लेकिन कोई बात नहीं, ट्राई करूँगा मैं थोड़ा और ज़्यादा जोर से बोलूँगा। आज मैं अपनी क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं हिंदी में, तो इसे इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में बोलते हैं अपने कंठ, और भी कुछ वर्ड होता है मेरे को याद नहीं, लेकिन खोलने का प्रयास करूँगा इसको, है ना। मैं अपनी प्राकृतिक सीमा को और बढ़ाऊंगा। देखो सीटिंग अरेंजमेंट को हिंदी में बोलते हैं व्यवस्था, बैठक व्यवस्था, बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था क्रम। आपने जनरली देखा होगा कि कहीं स्कूल कॉलेजेस या तो स्कूल में आप तक पढ़े हो तो वहाँ पे बैठने के लिए जनरली बेंच होती है, बेंच के ऊपर बैठते हैं या लाइन के अंदर बैठते हैं। एक होती है कि आप कहीं भी जा रहे हो, शादी या कहीं कोई मीटिंग हो रही है बड़ी, तो आपने गोल मेज देखी होगी इस तरीके से सर्कल में। दो तरह की बैठने की व्यवस्था हम पढ़ते हैं, उसमें एक को बोलते हैं लीनियर और एक को बोलते हैं सर्कुलर। लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, अरेंजमेंट बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, पहला लीनियर अरेंजमेंट और दूसरा होता है सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट। इसमें कोई विशेष कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो हम कोई फॉर्मूला लगाएंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। बहुत बेसिक चीज इसमें याद क्या रखनी है आपको कि जब भी आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हो उस समय आपको ये पता रहे कि आपने अब तक पहले तो ये कंफर्म हो जाए कि वो सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट है या लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट है। हम दोनों को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये कंफर्म हो जाए जब आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हो तो स्टार्टिंग में दे दिया जाएगा कि इतने व्यक्ति हैं और ये इस तरीके से बैठे हैं, किसी बेंच पे बैठे हैं या किसी गोल बेंच पे बैठे हैं। गोल बेंच पे बैठे हैं तो इसका मतलब ये क्या है, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट है। और अगर एक सीधी बेंच, सिर्फ बेंच बोला है तो बेंच का मतलब एक सीधे लीनियर में इसमें बैठे हैं। इसमें आपको दिया जाएगा कि आपके कितने व्यक्ति जो हैं वो उसके ऊपर बैठे हैं, तो मान लो 5 बैठे हैं कि 6 बैठे हैं कि 7 बैठे हैं कि 8 बैठे हैं, मैक्सिमम इतने दे दिए जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक बेंच के ऊपर कितने व्यक्ति बैठे हैं। अब उसके बाद में जो प्रश्न चल रहा है आगे, उसमें साथ साथ जैसे जैसे प्रश्न चल रहा है वैसे वैसे आपको एक बना लेना है, एक डायग्राम, मतलब जिससे कि आप उस क्वेश्चन को क्या कर सको, इजीली सॉल्व कर सको। क्योंकि फिर आप जब एक बार क्वेश्चन को पढ़ लोगे तो आपको वापस एक एक चीज पढ़नी पड़ेगी। अलग छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं ना, वो सेंटेंस आपको अपने माइंड में एक रफली डायग्राम हो जाना चाहिए। जैसे मान लो मैंने ये कोई बेंच बना दी, बेंच जब ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको एक लाइन बनानी है, क्योंकि लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट है तो एक लाइन बनानी है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन कह दिया कि मैं पहले बोल के बता देता हूँ, उसमें लिखने में वक्त लगेगा उस क्वेश्चन को। मैंने कहा कि एक बेंच के ऊपर 5 व्यक्ति बैठे हैं। कितने व्यक्ति बैठे हैं? 5 व्यक्ति बैठे हैं। नाम है A B C D और E। नाम भी दे दिए उनके। अब उनके 5 व्यक्तियों के D 5 तक आगे E तक। अब कहा गया है कि उसमें से A B का पड़ोसी है तथा C D का पड़ोसी है, मगर E बेंच के दाईं ओर बैठा है। इस तरीके से प्रश्न को अलग अलग सेंटेंस में घुमा के दे दिया है। और अंत में आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि बेंच में जो 5 व्यक्ति बैठे हैं उसमें सबसे मध्य का व्यक्ति कौन है। समझ में आ रहा है कि किस तरीके से पूछा जा रहा है। पहले आपसे पूछ लेंगे, सबकी पोजीशन बता लेंगे कि ये इसके पड़ोसी है, ये इसका पड़ोसी है, ये दोनों के बीच में बैठा है, इस बेंच के दाईं और ये व्यक्ति बैठा है, बेंच के बाईं और ये व्यक्ति बैठा है। पूरा एक आपको एक ओवरव्यू दे देगा और आप
कॉमन सेंस में एक दो के नहीं भी नाम लें तो आपको पता लगा है कि हाँ इन सभी के नाम आ गए। अब इसके बीच में जो बच रहा है वो जो खाली जगह बच रही है वहाँ पे कौन सा आना चाहिए था, वो एक जैसे 5 में से 4 के बारे में बता देंगे। 5 है तो 5 में से 4 के बारे में आपको बता देंगे कि चारों की पोजीशन क्या है। पहले सभी की पोजीशन बता देंगे, फिर ये पूछेंगे कि इस पोजीशन में 5 व्यक्ति जो बैठे हैं उसमें से मध्य में कौन सा है, या फिर ये पूछ लेंगे कि उसके दाएं किनारे पे कौन सा बैठा है या बाएं किनारे पे कौन सा बैठा है, या बाएं से दूसरा कौन सा है, दाएं से दूसरा कौन सा है। इस तरीके से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। सिमिलरली इसको सॉल्व करने के मैं दोनों के तरीके यहाँ पे सॉल्व करने के बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे भी आपको कहा जाएगा कि 5 व्यक्ति एक गोल मेज पे बैठे हैं और इस तरीके से गोल मेज है। तो यहाँ पे आपको दो तरह की गोल मेज बनानी है। जैसे मान लो एक ये बना ली, दूसरी ये बना ली, एक साथ में बना ली, क्योंकि यहाँ पे संभावनाएं बनती है, यहाँ पॉसिबिलिटीज बनती हैं जिससे कि आप या तो ये सही है या तो ये सही है, दोनों में से एक। फिर जैसे जैसे प्रश्न सॉल्व करते जाओगे आपको पता लग जाएगा कौन सा वाला सही है कौन सा वाला गलत है, उसको तुरंत छोड़ दोगे और जो चल रहा है उसको ही कंटिन्यू आप सॉल्व करोगे। और बाद में अल्टीमेटली इसमें प्रश्न यही बनता है कि पूरी व्यवस्था में जितने भी व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों की पोजीशन दे दी जाती है आपको, और पोजीशन देने के बाद में अंतिम में ये पूछा जाता है कि इसमें से इस व्यक्ति की या ए की या बी की या सी की पोजीशन क्या है, किसके पड़ोसी में है। ये पूछ लिया जाता है डी का पड़ोसी कौन है, बी का पड़ोसी कौन है, ये नाम देके पूछ लेंगे। समझ में आ रही है सीटिंग अरेंजमेंट के मतलब ये प्रश्न आपको पूछेंगे। अब जैसे मान लो यहाँ पे 5 व्यक्ति बैठे तो आपको 5 बनाने कैसे हैं, आमने सामने जैसे ये 2 बना ली, 4 ऐसे बना ली, 5वां है तो कहीं भी 5 यहाँ बना लो, जैसे आमने सामने बना लिए। तो प्रश्न के माध्यम से और अच्छे तरीके से आप समझ जाओगे। लेकिन अगर 8 बनाने तो इस तरीके से 8 बना लो। ये व्यवस्था है कि अपने ए को यहाँ बिठा लिया, ए के दायां और बायां का कंसेप्ट यहाँ पे सबसे ज्यादा चलेगा। मैं आपको फिर से बता देता हूँ। राइट, एक तो राइट और एक है लेफ्ट। जैसे मैं ये खड़ा हूं तो मेरा ये राइट और ये वाला लेफ्ट, दायां और ये वाला बायां। अब आप जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपके सामने तो ये कंडीशन बनी हुई है। यहाँ कह दिया कि किसी गोल मेज पे 8 व्यक्ति बैठे हैं। 8 व्यक्ति कौन से हैं? ए बी सी डी ई एफ जी एंड और एच। ये 8 व्यक्ति हैं। ये 8 व्यक्ति में से दे दिया कि ए बी का पड़ोसी है, और ए बी का पड़ोसी है तो मैं क्या लिखूंगा? क्या ए बी का पड़ोसी यहाँ लिखूंगा बी? या तो ये हो सकता है पड़ोसी, या क्या हो सकता है? अब मैंने जैसे मान लो यहाँ से शुरू किया, जरूरी है कि ए यही बैठा, ए यहाँ पे तो बैठा हो, लेकिन जहाँ से शुरू कर रहे हो वहां से शुरू करो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने यहाँ से शुरू किया, कहीं से भी बैठा सकते हो, लेकिन आगे जो कहा जा रहा है उसको उसके हिसाब से फॉलो करना है। आपका आंसर सही आ जाएगा लास्ट में। दूसरा, अगर मैं कहूंगा कि ए बी का पड़ोसी है तो ए बी का पड़ोसी, इन दोनों में से कोई ये कंडीशन होगी। सी ए के दाईं और तीसरा है। अब मैंने कह दिया सी ए के दाईं और तीसरा है, शब्द कौन सा ध्यान से रखना, ए है, ए आप हो। ए कौन है? आपने स्टार्टिंग में आपको अपने आप को केंद्र मान करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ए दाईं और तीसरा है, तो दाईं और ये वाला 1 2 और तीसरा, सी कौन है? दाईं और तीसरा है। यहाँ पे अगर दाईं और तीसरा करोगे तो दाईं और तीसरा भी यहाँ पे आएगा। ठीक है। डी ई और एफ के बीच मध्य में है, डी ई और एफ के मध्य में। हमें ये नहीं पता ई और एफ कहाँ है, लेकिन डी जहां भी होगा वो ई और एफ के मध्य में होगा। इतनी कंडीशन है, तो हमें इस चीज को पहले तो अलग से लिखना है। डी क्या है? ई और एफ के मध्य में है। अब हमें कंडीशन मिलेगी कि ई कहाँ है और एफ कहाँ है। और अगर नहीं मिल रही है तो ये क्वेश्चंस के अंदर आपको जवाब दे जाएगा कि प्रश्न अधूरा है। अगर किसी भी की पूरी स्थिति नहीं मिल रही है आपको, तो वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि प्रश्न अपर्याप्त है या फिर पूरा नहीं है, ऑप्शन मिलेगा। ये मैं आपको प्रश्न करके समझाऊंगा, फिलहाल तो मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू बता रहा हूँ सॉल्व कैसे करना है ना। तो अब कह दिया कि ई
सॉरी डी ई और एफ के मध्य में बैठा है। अब कह दिया कि एफ सी के पड़ोसी में है, सी का पड़ोसी है, एफ सी का पड़ोसी है। तो एफ सी का पड़ोसी या तो एफ यहाँ हो सकता है या फिर एफ यहाँ हो सकता है। अब देखो कंडीशन यहाँ पे आपको दिमाग लगाने वाली कि हमारे को ये कंडीशन पहले दे दी कि ई डी और एफ के मध्य में है, डी ई और एफ के मध्य में है। तो क्या यहाँ पे अगर मैं ई लगाऊं, अगर यहाँ पे ई लगाऊं तो यहाँ पे डी आएगा, और अगर यहाँ पे डी लगाऊं, यहाँ पे कहाँ डी लगा सकता हूँ मैं, यहीं पे कहाँ, मतलब ई इसका पड़ोसी तो है नहीं, या तो ई यहाँ आना चाहिए था और या फिर ई कहाँ आना चाहिए था, यहाँ पे। इस कंडीशन में क्या ये कंडीशन फॉलो करती है? नहीं कर रही कहीं भी। तो ये वाला मतलब जो हम जो ये बना रहे थे वो गलत हो गया, ठीक है। तो इसको ये वाला चीज हटाओ। अब अगली कंडीशन क्या दे दी इसने, कितने व्यक्ति बैठ गए? देखो 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति बैठ गए। मतलब बाकी कौन सा रह गया? जिसके बारे में बाकी रह गया उसके बारे में बोल दिया गया होगा। क्या बोल दिया गया कि जी जो है वो एफ के बाएं दूसरा है। तो एफ के बाएं दूसरा कौन सा होगा? एफ बैठा है, जैसे मान लो ये गोल मेज है, मैं ऐसे बैठा हूँ, एफ में ही हूँ अपने आप को, तो अपना बायां मानूंगा तो ये वाला, तो मतलब इस तरफ देखूंगा, ये एफ है तो ये वाला बायां, ये। अब देखो आप कि ये बायां कैसे होगा, क्योंकि अगर ये गोल मेज पे बैठा है तो इसका ये कंडीशन है, और इस तरीके से बैठा है, ये गोल मेज है, तो जो मेरा बायां होगा वो भी इसका बायां होगा, और इसका जो मेरा दायां होगा वो भी इसका दायां होगा। तो इस तरफ इसका है बायां मतलब लेफ्ट, और इस तरफ है राइट, क्योंकि सभी का चेहरा केंद्र की ओर मानना है, ये ध्यान रखना, सभी फेसिंग टुवर्ड सेंटर, केंद्र की ओर सभी चेहरा करके बैठे हैं, और इस तरीके से उनका तो कंडीशन क्या बताई थी कि एफ के बाएं में दूसरा कौन है? जी है, ठीक है, इतना दे दिया। अब यहाँ पे कॉमन सेंस ये लगाना है कि जो एक बचा है वो ऑब्वियसली कौन सा बैठा होगा? यहाँ पे एच, जो बचा हुआ है। तो आपको ये कंडीशन मिल गई पूरी की एच एक मतलब इस तरीके से एक क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा, इसलिए मैंने लिख के नहीं समझा करके बोल के समझा दिया। मैं लिखता तो उसमें टाइम वेस्ट होता। अब मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा आपको लिख करके समझाऊंगा, ठीक है। आइए इनके सॉल्यूशंस देखते हैं एक बार सारे जो हमने कंसेप्ट पढ़े हैं। देखो सबसे पहले जो प्रश्न दे रखा है आपको इसको पढ़ना है और पढ़ते पढ़ते सॉल्व करना है। जैसे जैसे साथ साथ में क्वेश्चन चल रहा है तो उसमें सबसे पहले नोट क्या करना है कि व्यक्ति कितने हैं? तो 6 व्यक्ति है, और व्यक्ति कौन कौन से हैं? ये ABCDF फेड से खड़े हैं, व्रत में खड़े हैं। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि ये कैसा है? राउंड टेबल है, मतलब ये कैसी सीटिंग अरेंजमेंट है? सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट। एक बार देख लो सामने इसका सॉल्यूशंस कि आपने सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट ऐसे बना दी। मैं थोड़ा छोटा बना लेता हूँ ताकि सवाल आसानी से हो जाए। अब मैंने 2 सर्कल इसलिए बनाए ताकि मुझे कोई डाउट ना रहे कि यार मैंने स्टार्टिंग दोनों के साथ में करूंगा, अगर बीच में कोई संभावना मेरे को मिलेगी दूसरी तो मैं वहां से चेंज कर लूंगा। बी डी व सी के मध्य में है, तो टोटल पहले कितने हैं? 6 है, तो मैं पहले इनको 6 को अच्छे तरीके से दिखा लेता हूँ। 6 जने, 4 तो ये हो गए, और ये 2 ऐसे बिठा दिए मैंने, हो गए 6। सामने देख लो, बाद में सॉल्व करेंगे। तो 6 को मैंने बिठा दिया। अब ये एक छोटे छोटे स्टेटमेंट दे रखे हैं, इन स्टेटमेंट के आधार पर, इन कथनों के आधार पर हमें इनकी पोजीशंस दे रखी है। क्या कहा गया है कि बी कॉमा, इन कॉमा को बहुत ज्यादा ध्यान रखना, बी कॉमा डी व सी के मध्य में है। डी व सी कहाँ है हमें नहीं पता, इसने पोजीशन किसकी दी है? बी की। तो मैंने मान लिया कि बी डी यहाँ पे बैठा है, मान के यहाँ से चल रहा हूँ मैं, और कहीं सी यहाँ पर है,
और डी यहाँ पे बिठा दिया और कहीं सी यहाँ पे बिठा दिया। मैं इधर ले लेता हूँ, हाँ इधर इधर इधर। इसमें इस तरफ बिठा दिया, इसके दाएं तरफ। सी डी के दाएं भी हो सकता है, सी डी के बाएं भी हो सकता है। तो दोनों स्थितियां मैंने यहाँ पे रख ली। अब बी इन दोनों के मध्य में है, तो या तो बी यहाँ पे होगा और या तो यहाँ होगा। पहला स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। दूसरा कह रहा है कि ए कॉमा ई एवं सी के मध्य है। ए किसके मध्य है? ई और सी के मध्य में है। तो सी ए आएगा, या तो ए यहाँ पे होगा, सी और डी कौन सा है? ई। या तो ई यहाँ पे होगा। एक बार देखो, ई तो पता है नहीं, ए तो पता है कि ई और सी के मध्य में है, लेकिन ई कहाँ है? या तो ई सी के बाईं ओर होगा या तो दाईं ओर होगा। तो पहली कंडीशन कि सी के अगर दाईं ओर देखूं मैं, ये दाईं ओर है, तो सी के दाईं ओर देखूं तो ये स्थिति बननी चाहिए। और अगर सी के बाईं ओर देखें तो ये ये स्थिति बनेगी। कौन सी? यहाँ पे ये होगा। यहाँ पे ए होना चाहिए था, यहाँ पे ए होना चाहिए था। अब जो कंडीशन बच गई वो उसको रख लो। यहाँ एफ होगा और यहाँ पे क्या होगा? कोई डाउट नहीं है इसमें तो। एफ डी के दाहिने तरफ है। लास्ट वाली कंडीशन देख लो, कौन सा सही है? एफ कहाँ पर है? डी के राइट साइड में। और ये एफ किस तरफ है? लेफ्ट साइड में। इट मींस ये जो कंडीशन बनाई है वो क्या है? गलत है। और ये जो बनाई है वो क्या है? सही है। अब हमें जो प्रश्न मिल रहा है वो देखो, ए व एफ के मध्य कौन है? तो ए और एफ के मध्य आंसर आपको मिल जाएगा क्या है? ई है। तो आप समझ में आ गया? ई। ये है सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। अब यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन है ये। वैसे तो आपके ज्यादा बड़े प्रश्न आते नहीं है, छोटे ऐसे प्रश्न आएंगे। लेकिन अगर लैंग्वेज बड़ी आ जाए तो लैंग्वेज बड़ी आएगी तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे और उसमें छोटे छोटे प्रश्न पूछेंगे। पहले लैंग्वेज दे देंगे, लैंग्वेज को पढ़ करके आप ऐसे बना लो और फिर इसको सॉल्व कर करके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब पहले ये सॉल्व कर दो, फिर आप आंसर बताओ कि इनके आंसर क्या आने चाहिए। मेरे पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप ऑप्शन डायरेक्ट लिखो इसमें। देखिए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर सेम कंडीशन है। देखो सामने ध्यान दो। सेकंड क्वेश्चन के अंदर सेम कंडीशन है, उतने ही व्यक्ति दे रखे हैं और वही वर्ताकार कंडीशन में बैठे हैं, घेरे में बैठे हैं, घेरे में खड़े हैं। तो इसी तरीके से सबसे पहले आप क्या बनाओगे? दो गोले और दो गोले बना करके इनको यहाँ पे छह को बिठा दो। 1 2 3 4 5 6 7। एक जी है क्या? अरे ये लिख लो प्रश्न है तो गलत तो नहीं लिख जा रहा। सही है सही है। डरो मत। क्या कहा गया कि F जो है वो G के मध्य में दाईं और दूसरा बैठा है। सबसे पहले तो F को कहीं बिठा दो। अब G के मध्य दाईं और दूसरा है। दाईं और दूसरा है। दाईं और दूसरा यानी G आएगा इसके तरफ। G के मध्य दाईं और दूसरा है। हाँ तो मध्य मतलब बार ऐसा। मध्य के बीच में। G के मध्य और पर सर ऐसा है F G के मध्य वन है। G किसके मध्य है? मध्य में G के दाईं है। सॉरी ये मेरी पता। ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है ना, ये कभी कभी ज्यादा दिक्कत देती है। G के दाईं और दूसरा है, तो G के दाईं और दूसरा कैसे हो जाएगा? जैसे या तो यहाँ पे G आएगा, कंफर्म यही होगा। दाईं और दूसरी कोई सिचुएशन तो है ही। दूसरे में भी यही लिखेंगे ना, संभावना तो दूसरी कोई बनी नहीं। F कैसा? G के दाईं ओर है। D F का पड़ोसी। G के दाईं ओर है ना, तो सर G इस तरफ इधर 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 बना दो। बढ़ेगा।
वो इस तरफ भी है। यहाँ पे नहीं और यहाँ पे। हाँ, दूसरा है ऊपर है। जी यहाँ पे होगा, जी के दाएं और यहाँ होगा तो एफ यहाँ, जी यहाँ नहीं होगा तो यहाँ पे यहाँ होगा। दोनों कंडीशन में ये होगी। हाँ, चलिए। अगला दूसरा प्रश्न BF है का कि पड़ोसी है। हाँ बी एफ का पड़ोसी है। अब या तो बी यहाँ पे होगा या तो यहाँ होगा। यहाँ पे बनती है सिचुएशन कि बी या तो यहाँ होगा और बी या तो हाँ, तो एफ का पड़ोसी है। बोलो एफ का पड़ोसी है, लेकिन सी का लेकिन सी का नहीं है। सी का नहीं। मतलब वो पड़ोसी तो है लेकिन इसके आसपास सी यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ पे सी आसपास आ है ही भी नहीं नहीं, सकता। तो तो सी ये कहाँ सी- पे होगा? अब सी या तो यहाँ होगा या तो या यहाँ यहाँ होगा। होगा। सी कहाँ है वो नहीं बताएंगे, देखते हैं ई आगे बढ़ो। लेकिन सी का नहीं है और ई जो कि सी का पड़ोसी है सी का जी पड़ोसी। के दाईं और चौथे हैं। एक, अब दो, किसकी तीन, बात चार। कही है यहाँ पे देखो, जी के यहाँ दाईं। स्टेटमेंट को देखना, ई की बात कर रहा है कि ई जो व्यक्ति है वो किसका पड़ोसी है? सी का। तो एफ के पास आएगा। अब मान लो सी यहाँ पर है हाँ, चाहे कहीं पर भी है तो इसका पड़ोसी जो है वो ई है। अब वो ई जो भी है वो ई कहाँ पर है? जी के दाईं ओर। जी के दाईं और चौथे स्थान पर। तो जी यहाँ बैठा तो दाईं और होगा, ऑब्वियसली वो इस तरफ होगा, तो यहाँ कंडीशन नहीं होगी इसकी। एफ के ऊपर। एक दो तीन चार यहाँ पे ई होगा और यहाँ पर ई होगा तो सी इसका पड़ोसी या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। हाँ, वापस यही कंडीशन लेके चलता हूँ मैं, ई यहाँ पर है तो यहाँ सी आएगा या तो, हाँ, और या तो सी यहाँ पे आएगा। इसमें से कौन सी सी के लिए कंडीशन फिट होती है? दोनों ही फिट हो रही है क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है कि सी जो पड़ोसी है और सी किसका पड़ोसी नहीं है? बी का। बी का पड़ोसी नहीं, तो यहाँ पे भी सी बी का पड़ोसी नहीं है, यहाँ यहाँ पे पे सी बी का पड़ोसी। पड़ोसी नहीं है। दोनों कंडीशन में ये बात फिट हो रही है। डी ई तथा ए के बीच में है। डी जो है वो ई तथा ए के बीच में है, ए तो हमें पता ही नहीं कौन सा है, हाँ। लेकिन ई तो है ना। तो बीच में होगा। अब यहाँ तो बीच में हो नहीं सकता, यहाँ पर होगा। या तो ए यहाँ पे होगा, डी है ना, तो ए यहाँ पे होगा तो डी यहाँ यहाँ पर होगा। होगा। सारे आगे क्या? हाँ, 6 और 6 सब आ गए। सब आगे। लेकिन ये वाली कंडीशन तो फेल होती है यहाँ पे क्योंकि वो डी ई और ए के बीच में है, तो यहाँ तो ई और ए के बीच में मतलब कोई कंडीशन नहीं बन रही ना, तो वो वाली कंडीशन फेल होती है, ये सही बनता है। अब पूछा क्या जा रहा है कि जी के बाईं और चौथे स्थान पर कौन है? जी है, बाईं और चौथे स्थान पर कौन आ रहा है? 1 2 3 और 4 लेफ्ट साइड से बाईं ओर। चौथे स्थान पर आंसर आपको क्या मिल रहा है? पहले का आंसर है सी। दूसरा प्रश्न है कि एफ का पड़ोसी कौन है? एफ का पड़ोसी कौन है? यहाँ आंसर आपका 2। यहाँ एफ का दाईं और पड़ोसी नहीं पूछा है, एफ का बाईं और पड़ोसी नहीं पूछा। तो बी सी। यहाँ पे प्रश्न वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दे रखा है, पहली चीज तो, और यार डिपेंड ये भी करता है ऑप्शन में आपको ये दे रखा है कि बी तथा सी। अगर ये ऑप्शन में दे रखा है बी तथा सी तो वो ऑप्शन सही होगा, और सिर्फ सी दे रखा है तो सिर्फ बी दे रखा है, तो इनमें से कोई भी एक होगा। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अगर दोनों एक साथ दे रखे हैं तो बात अलग है, लेकिन आपको अलग अलग दोनों दे दिए कि ऐसा भी दे दिया बी ए में, इसमें सी दे दिया, और तीसरा ऑप्शन दे दिया मान लो बी सी ऑप्शन दे दिया ए बी व सी। तो इनमें से सबसे उपयुक्त ऑप्शन कौन सा है? बी और सी। पड़ोसी पूछा है तो ये वाला ऑप्शन। पड़ोसी कौन है तो वो ऑप्शन, और ऐसा अलग अलग नहीं देगा वो, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। समझ में आ गया? नोट डाउन कर लो। रश्मिरथी वैसे अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। वीडियो में कर रहे हैं, हमारे रूम में हो जाओ जाना। रश्मिरथी राष्ट्रकवि रामदाई सिंह दिनकर की लिखी एक रचना है जिसका तृतीय सर्ग है, मेरे को बहुत पसंद आया, मैं आपको सुनाता हूँ। ये किसके पेन गिर गए थे, पेन पूरे को पढ़े कुछ भी। जब पांडव अज्ञातवास से वनवास से वापस लौटते हैं तो उनके लिए जो कहा गया है रश्मिरथी में, जो दिनकर जी जो लिखते हैं, सुनो। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे
वंश में साहस। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस। पावक में कनक सदृश तप कर, कि पावक में कनक सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर। नस नस में तेज प्रहार लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से नहीं कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण कहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। सूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, जो टिक सके वीर नर के मग में। खमठेक ठोलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। जब मानव जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रकर हैं छिपे, मानवों के भीतर। मेहंदी में तेज लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। पीसा जाता जब इक्ष्दंड, जरती रस की धार अखंड। मेहंदी जब सहती हैं प्रहार, बनती लालनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उन्हें गले लगाते हैं। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उन्हें गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, कि वसुधा का नेता कौन हुआ। भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ। नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रह के नाम किया। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रह के नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, कि वाटिका और वन एक नहीं। आराम और रण एक नहीं। वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में साल न मिलते हैं। कंकरिया जिनकी सेज सुगर छाया देता, केवल अंबर विपदाएं दूध पिलाती हैं। लोरी आंधियाँ सुनाती हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं, वे ही सूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्ति पर छाजा, मेरे किशोर मेरे राजा। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिनगारी है। क्या कर सकती चिनगारी है। ये रश्मिरथी एक ऐसा काव्य पाठ है, वास्तव में जब बहुत प्रसिद्ध है। ये रामधारी सिंह दिनकर की जितने भी है ना, जितने भी काव्य लिखे रखे हैं, बहुत रचनाएं बहुत शानदार हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब आप साहित्य को, आप सभी साहित्य के विद्यार्थी हो, तो साहित्य को जो रचनाएं अलग अलग कवियों ने पकड़ी है ना, अलग अलग कवियों ने जो लिखी हैं, लेखक हुए हैं, कवि हुए हैं, एक बार उनको ढंग से दिल से पढ़ के देखो आप। वास्तव में आपको इतना ऊर्जा प्रदान करेगी, और आपकी जो समस्याएं हैं उनको एक केंद्र में रख करके किस तरीके से एक व्यक्ति नॉर्मल लाइफ से उठ करके इस तक पहुंचता है। जैसे उसने बोला, विघ्नों को गले लगाकर, है ना, कांटों में राह बनाता है, विघ्नों को गले लगाता है। सच है विपत्ति जब आती हैं, कायरों को दहलाती हैं। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। तो एक शौर्यवान और एक वीरवान होने का सबसे अच्छा लक्षण है कि वो विपत्तियों से और विघ्नों से कभी घबराता नहीं है। चलो आपने समय बता दिया, तो मैं समय का